जब भी हम सोलर पावर की बात करते हैं तो मन में क्या आता है? शायद तेज धूप और गर्मी, है ना? लेकिन सोचिए, क्या सोलर पावर रेगिस्तान की 50 डिग्री की झुलसाने वाली गर्मी या फिर आर्कटिक की हाड़ कंपा देने वाली ठंड में भी काम कर सकती है? आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे सोलर टेक्नोलॉजी इन मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपना लोहा मनवा रही है। तो चलिए एक सवाल से ही शुरू करते हैं। सोच कर देखिए, सोलर पावर कहाँ काम नहीं कर सकते। दिमाग में शायद आएगा, अरे भाई जहाँ बादल छाए रहते हैं, या फिर उन जगहों पर जहाँ महीनों तक रात रहती है। ये जवाब बिल्कुल स्वाभाविक है, पर क्या असली कहानी यही है? असलियत तो ये है कि असली सीमा मौसम नहीं बल्कि हमारी इंजीनियरिंग है। जी हाँ, सोलर पावर के फेल होने की असली वजह खराब डिजाइन या गलत मटेरियल का इस्तेमाल होता है, न कि सिर्फ बादल या अंधेरी रातें। मतलब आज की टेक्नोलॉजी के लिए सवाल ये नहीं है कि कहाँ काम करेगा, बल्कि सवाल ये है कि कैसे काम करेगा। तो आइए सोलर टेक्नोलॉजी को उसके सबसे कड़े इम्तिहान में देखते हैं। हम दो बिल्कुल अलग दुनिया में चलेंगे। एक तरफ है रेगिस्तान की झुलसाने वाली गर्मी और दूसरी तरफ आर्कटिक का बर्फीला सन्नाटा। देखते हैं कि टेक्नोलॉजी इन जबरदस्त चुनौतियों से कैसे निपटती है। यहाँ देखिए, रेगिस्तान और आर्कटिक की चुनौतियां एक दूसरे से कितनी अलग हैं। रेगिस्तान में ज्यादा गर्मी पैनल की एफिशिएंसी को, मतलब उसकी ताकत को कम कर देती है। पर मजे की बात यह है कि आर्कटिक की ठंड असल में उसकी एफिशिएंसी बढ़ा सकती है। चौंक गए ना? ऐसा इसलिए है क्योंकि सोलर पैनल सेमीकंडक्टर से बनते हैं और वो ठंडे में बिजली को बेहतर तरीके से दौड़ा पाते हैं। तो एक तरफ लड़ाई है धूल और गर्मी से और दूसरी तरफ बर्फ और जमा देने वाली ठंड से। रेगिस्तान की सबसे बड़ी मुश्किलों में से एक है धूल का जमना। इसे सॉइलिंग लॉस भी कहते हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सोचिए जरा, सिर्फ कुछ हफ्तों में जमी धूल एक पैनल की पावर जनरेट करने की क्षमता को 40% तक गिरा सकती है। ये एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है जिसे सुलझाना ही पड़ता है। और अगर हम आर्कटिक की बात करें तो वहां की चुनौतियां बिल्कुल अलग लेवल पर हैं। पैनल हफ्तों तक बर्फ की मोटी चादर के नीचे दबे रह सकते हैं और जब पारा -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाए तब क्या होगा? तब तो साधारण मटेरियल भी शीशे की तरह चटक कर बिखर सकता है। तो सवाल यह है कि इन मुश्किलों से निपटा कैसे जाए। बस यहीं पर जीनियस इंजीनियरिंग अपना कमाल दिखाती है। चलिए अब उन शानदार नए तरीकों और टेक्नोलॉजी पर नजर डालते हैं जो इन मुश्किलों को मुमकिन बना रही हैं। फ्राउनहोफर इंस्टीट्यूट के एक इंजीनियर हैं, रेने हेबस्ट्रो। वो इस बात को बहुत अच्छे से समझाते हैं। वो कहते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी का मकसद सोलर मॉड्यूल को और ज़्यादा सस्टेनेबल बनाना है। मतलब कम से कम मटेरियल का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी हासिल करना। अच्छा, तो रेगिस्तान में गर्मी और धूल का क्या इलाज है? इसके लिए HTJ जैसे खास मॉड्यूल हैं जो भयंकर गर्मी में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। और धूल? उसके लिए पैनल पर एक खास नैनो कोटिंग होती है जिससे धूल चिपकती ही नहीं, और जो चिपक भी जाए उसे रात में छोटे छोटे रोबोट बिना पानी की एक बूंद इस्तेमाल किए साफ कर देते हैं। भारत का भादला सोलर पार्क, जो दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्कों में से एक है, वो इन्हीं कमाल की टेक्नोलॉजी का एक जीता जागता सबूत है। और आर्कटिक में वहाँ के जुगाड़ भी कुछ कम नहीं है। पैनल्स को बहुत ज़्यादा झुकाकर, मतलब 60 से 80 डिग्री के एंगल पर लगाया जाता है। इससे क्या होता है? बर्फ उन पर टिक ही नहीं पाती, फिसल कर नीचे गिर जाती है। फ्रेम को इतना मजबूत बनाया जाता है कि वो टन के टन बर्फ का वजन झेल सके। और हाँ, जब महीनों तक सूरज नहीं निकलता तब सोलर, बैटरी और डीजल जनरेटर का हाइब्रिड सिस्टम मिलकर 2400 घंटे पावर देता है, जैसा कि अलास्का के कई दूर दराज के इलाकों में होता है। यहाँ एक जरूरी चीज समझनी होगी। एक टर्म है टेम्परेचर कोएफिशिएंट। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है पर मतलब बड़ा सीधा है। इसका मतलब है कि 25 डिग्री सेल्सियस के बाद तापमान में हर एक डिग्री की बढ़ोतरी होने पर सोलर पैनल की पावर आउटपुट कितनी कम हो जाती है। और ये कमी करीब करीब ½ % तक होती है हर डिग्री पर। अब समझ आया कि रेगिस्तान जैसी गर्म जगहों पर गर्मी इतनी बड़ी चुनौती क्यों है। लेकिन ये जो कमाल की टेक्नोलॉजी है ना, ये सिर्फ रेगिस्तान या आर्कटिक के लिए नहीं है। नहीं, ये एक बहुत बड़े ग्लोबल मिशन का हिस्सा है। एक ऐसा मिशन जो पूरी दुनिया में एनर्जी इस्तेमाल करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल रहा है। तो चलिए देखते हैं कि ये सब बड़े लेवल पर कैसे काम कर रहा है। देखिए, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी यानी IRENA ने एक बहुत बड़ा और मजबूत लक्ष्य रखा है। लक्ष्य है 2030 तक दुनिया भर में रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता को
3 गुना करना। जी हाँ, 3 गुना। ये एक बहुत बड़ा मिशन है जिसे #3x Renewables का नाम दिया गया है। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा लक्ष्य कोई एक देश या एक संस्था अकेले तो हासिल नहीं कर सकती। इसके लिए एक ग्लोबल टीम काम कर रही है, जिसमें फ्राउनहोफर जैसे रिसर्च सेंटर्स हैं, आईआरएनए जैसी बड़ी एजेंसियां हैं और वर्ल्ड बैंक जैसे फाइनेंशियल पावर हाउस भी शामिल हैं। सब मिलकर इस बदलाव को हकीकत में बदलने में लगे हैं। और इस कोशिश का स्केल कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। आयरना में आज 171 सदस्य हैं, मतलब 170 देश और साथ में यूरोपियन यूनियन। ये दिखाता है कि सस्टेनेबल एनर्जी के भविष्य को लेकर पूरी दुनिया कितनी सीरियस और एकजुट है। तो आखिर में ये सारी टेक्नोलॉजी, ये बड़े बड़े लक्ष्य और पॉलिसीज, इन सब का असल मतलब क्या है? इन सब का मकसद सिर्फ एक है, इंसान की तरक्की, लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना और उन्हें आगे बढ़ने के मौके देना। वर्ल्ड बैंक की एक बहुत ही पावरफुल बात है। वो कहते हैं, जॉब्स क्यों? क्योंकि नौकरियां ही वो सबसे पक्का रास्ता है जो किसी इंसान या समाज को गरीबी से बाहर निकाल सकती हैं। मतलब साफ है, एनर्जी सिर्फ एक एनवायरमेंटल मुद्दा नहीं है, ये लोगों की आर्थिक तरक्की की बुनियाद है। और इसका एक सीधा साधा उदाहरण है वर्ल्ड बैंक का मिशन 300। इस मिशन का लक्ष्य अफ्रीका में लाखों घरों, समुदायों और बिजनेस तक बिजली पहुंचाना है, ताकि नए रोजगार पैदा हो, नए अवसर बने। और ये सब कुछ उन्हीं मजबूत और भरोसेमंद सोलर टेक्नोलॉजी की वजह से मुमकिन हो पा रहा है, जिनकी बात हम अभी कर रहे थे। तो आज का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? वो ये है कि जो इनोवेशन सोलर पावर को रेगिस्तान की गर्मी और आर्कटिक की बर्फ में काम करने लायक बनाते हैं, वही इनोवेशन असल में सोलर पावर को हर किसी के लिए, हर जगह और ज्यादा भरोसेमंद और असरदार बना रहे हैं। तो चलिए, हम वापस अपने पहले सवाल पर लौटते हैं, लेकिन इस बार एक नए नजरिए के साथ। अगर सोलर पावर रेगिस्तान और आर्कटिक जैसी जगहों पर काम कर सकती है, तो फिर सोचिए ऐसी कौन सी जगह है जहां ये काम नहीं कर सकती। ये सवाल अब हमें इसकी सीमाओं के बारे में नहीं, बल्कि इसकी अनलिमिटेड संभावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।